अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 मोटिवेशन का पहला पार्ट हम कवर कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम इसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे, जिसमें शुरू में हम पहले एक अर्ली थेरीज जो हमने 3 डिस्कस की थी, जिसमें मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थेरी और दूसरे नंबर पर मैक्लेलैंस थेरी थी और तीसरे नंबर पे टू फैक्टर थेरी थी, जो कि हमारे पिछले लेक्चर में कवर नहीं हुई थी। So first we will start with two-factor theory and then we will move on to the contemporary theories of motivation. जी अब हम स्टार्ट करते हैं the two-factor theory. Believing an individual's relationship to work is basic and that attitude towards work can determine success or failure. Psychologist Frederick Herzberg wondered, what do people want from their jobs? He asked people to describe in detail situations in which they felt exceptionally good or bad about their jobs. The responses differed significantly and led Herzberg to his two-factor theory, also called motivation hygiene theory. इस स्लाइड के मुताबिक हम ये कहते हैं कि सिंस हर इंसान कोई ना कोई काम कर रहा है, कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है और उसका अपने काम और अपने जॉब के लिए जो एटीट्यूड है वो ये डिटरमिन करता है कि क्या वो उस जॉब को सक्सेसफुली कर सकेगा या नहीं। इसी सवाल को सोचते सोचते साइकोलॉजिस्ट फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने ये सोचा, व्हाट डू पीपल वांट फ्रॉम देयर जॉब्स, यानी कि ये सवाल उनके जहन में आया कि लोग आखिर अपनी जॉब से क्या चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया और उस सर्वे में उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा कि ऐसी क्या सिचुएशंस हैं रिलेटेड टू दियर वर्क और रिलेटेड टू दियर जॉब जिसकी वजह से उनको अपनी जॉब के बारे में बहुत अच्छी फीलिंग्स आई या बहुत बुरी फीलिंग्स आई। और इन्हीं रिस्पॉन्सेज को सामने रखते हुए हर्ट्जबर्ग ने ये देखा कि दोनों रिस्पॉन्सेज में बहुत फर्क है। मतलब वो फैक्टर्स जो लोगों को खुश करते हैं इन देयर जॉब्स एंड दोज फैक्टर्स व्हिच मेक देम फील बैड अबाउट देयर जॉब्स आर डिफरेंट। और इस वजह से उन्होंने इन दोनों फैक्टर्स के नाम पर अपनी थ्योरी का नाम रखा, जो है टू फैक्टर थ्योरी, और इसको हम मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कह सकते हैं। यानी कि वो क्या दो फैक्टर्स हैं इसमें, यानी कि पहला फैक्टर वो है दोज फैक्टर्स ड्यू टू विच पीपल फील एक्सेप्शनली गुड अबाउट देयर जॉब्स, यानी कि दे फील सेटिस्फाइड, एंड सेकेंडली दोज फैक्टर्स which make them feel bad about their jobs, यानी कि which make them dissatisfied. अब आपका एक सवाल ये होगा कि सेटिस्फैक्शन का ऑपोजिट तो हो गया डिससेटिस्फैक्शन, तो वो सारे फैक्टर्स जो कि एक इंसान को अपनी वर्क प्लेस पे सेटिस्फाइड रखते हैं, अगर वो मौजूद नहीं होंगे तो इंसान डिससेटिस्फाइड फील करेगा। इसी बात का जवाब है जो यहाँ मेंशन है, द रिस्पॉन्सेज डिफर्ड सिग्निफिकेंटली। इसका मतलब है वो फैक्टर्स जो कि एक इंसान को सेटिस्फाइड फील कराते हैं एट द जॉब आर डिफरेंट फ्रॉम दोज फैक्टर्स ड्यू टू विच द पर्सन फील्स डिससेटिस्फाइड। इसका मतलब है कि सेटिस्फैक्शन का ऑपोजिट डिससेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, बल्कि सेटिस्फैक्शन का ऑपोजिट हुआ नो सेटिस्फैक्शन, एंड ऑपोजिट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इज नो डिससेटिस्फैक्शन। इसको अभी हम मजीद डिटेल में आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे, तो फिर आपकी कंफ्यूजन जो है वो मजीद क्लियर हो जाएगी। Okay, coming to the next slide, it is two-factor theory. According to Herzberg, the factors that lead to job satisfaction are separate and distinct from those that lead to job dissatisfaction. Therefore, managers who seek to eliminate factors that can create job dissatisfaction may bring about peace, but not necessarily motivation. ये पहला सेंटेंस वही है जो कि मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया है, जिसमें मैंने आपसे ये कहा कि जॉब सेटिस्फैक्शन या सेटिस्फैक्शन का ऑपोजिट इज नॉट डिससेटिस्फैक्शन, रादर इट इज नो सेटिस्फैक्शन, एंड डिससेटिस्फैक्शन का ऑपोजिट इज नो डिससेटिस्फैक्शन। यानी वो फैक्टर्स जो कि एक एम्प्लॉय को अपनी जॉब पर सेटिस्फाइड फील करवाते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज जो कि उसको डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग देते हैं। हम जब टू फैक्टर थ्योरी की बात करते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट टू फैक्टर्स एक्चुअली। एक हमारे फैक्टर्स हैं हाइजीन फैक्टर्स, और एक वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं। हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारी जॉब डिससेटिस्फैक्शन को खत्म करते हैं, बट these factors do not guarantee that employees will feel motivated. It is just going to bring them
at peace. It is going to make them feel at ease with the work, and it is going to make them comfortable with their job. But it is not necessary that they are going to motivate the employees. ये factors are the extrinsic factors. Majority of these are extrinsic factors जो कि आपके सामने यहाँ mentioned हैं, जिसमें लिखा है Herzberg characterized conditions such as quality of supervision, pay, company policies, physical working conditions, relationships with others, and job security. As you can see that majority of these factors are extrinsic factors. So what we can say about two factors का एक जो hygiene factors का part है, that these are the extrinsic factors that aim to reduce or eliminate the job dissatisfaction with the work instead of motivating the employees. Motivate करेंगे motivating factors, not the hygiene factors, but hygiene factors are going to remove the job dissatisfaction associated with your work. The second point in the slide is if we want to motivate people on their jobs, Herzberg suggested emphasizing factors associated with the work itself or with outcomes directly derived from it, such as promotional opportunities, personal growth opportunities, recognition, responsibility, and achievement. These are the characteristics people find intrinsically rewarding. यानी कि यहाँ हम उसका ऑपोजिट देख रहे हैं. हाइजीन फैक्टर्स में हमने जो बात की थी, it was about the extrinsic factors, but when we talk about motivating people, then it is done through intrinsic factors. Intrinsic factors are those factors which are directly derived or they are personal to you or your work, जिसमें आती हैं आपकी opportunities for your personal growth, for your promotion, for your career development, or when your work is given a meaning, it is recognized by the authorities, you are given a freedom, autonomy, or responsibility, and with your work, you have an achievement orientation which gets fulfilled. So ये वो सारे factors हैं जो intrinsically rewarding होते हैं for a person, and they are likely to motivate the employee rather than those hygiene factors that we just discussed about. So in this slide, I've again listed the two factors which are involved in this theory. As you can see on the right side, we can see the hygiene factors, which includes company policies, supervision, relationships, work conditions, remuneration, salary, and security. And on the left side, you can see the motivating factors or the motivators, which actually motivate the person instead of the eliminating the job dissatisfaction, and these include the intrinsic factors which are achievement, recognition, the work itself, responsibility, advancement, and growth. जी, पिछली स्लाइड्स में हमने कवर की थी दी अर्ली थेरीज ऑफ मोटिवेशन जो कि बहुत पहले दी गई थी, और अब इसके बाद वी विल बी स्टडिंग दी मोर कंटेम्पररी थेरीज ऑफ मोटिवेशन व्हिच मींस दैट दे आर एडवांस्ड एंड दे वर गिवन in the recent times. इनमें जो लिस्ट है वो मैंने यहाँ पर एडअप कर दी है. इट इज द सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी, सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, रीएंफोर्समेंट थ्योरी, social learning theory, equity theory, and expectancy theory. So among the contemporary theories of motivation, we will be focusing on these theories. The first contemporary theory which we are going to study is the self-determination theory. This theory proposes that people prefer to feel they have control over their actions. So anything that makes a previously enjoyed task feel more like an obligation than a freely chosen activity will undermine motivation. आसान लफ्जों में इसका कहने का मकसद जो है वो ये है कि जब लोगों को ये लगता है कि मेरा कंट्रोल है अपने काम पर, या जब वो काम अपनी मर्जी से या अपने किसी तरीके से कर रहे होते हैं, so they are likely to enjoy doing that task rather than feel that it is an obligation or it is a duty which they just have to fulfill because they are getting a salary. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज अगर आप में से कुछ लोग हैं जिनको एचआर की फील्ड पसंद है, डिग्री आपने एक एमबीए की डिग्री की, बट आपको पर्सनल लाइकिंग आपकी एचआर की फील्ड के लिए है,
अब आप जब जॉब मार्केट में जाते हैं, आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको वाकई एचआर की जॉब मिल जाएगी एंड दे विल बी अमंग दोस्त जिनको एचआर पसंद होगा। लेकिन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट भी हो जिसको एचआर की जॉब पसंद तो है लेकिन उसको मिल नहीं रही, और उसकी बजाय उसको एक फाइनेंस की जॉब मिल गई है जो कि उसको पे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो इसकी वजह से उसने उस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ से आपको ये पता चलता है कि आपने उस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया due to some other reason because you were getting a good salary, लेकिन आप उस काम को इतना enjoy नहीं करेंगे जितना आप उस HR की एक्टिविटीज को करते which you actually wanted to get। सो जब आप ये फील करते हो कि आपका अपने एक्शंस पर, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल है, सो एक ऐसा टास्क जिसको आप करना चाहते हैं या जिसको आप इंजॉय कर रहे होते हैं, उसमें आपका मोटिवेशन लेवल कहीं ज्यादा होता है एज कंपेयर टू a task which you are doing and you feel like it is an obligation। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने अभी आपको एचआर और फाइनेंस की एग्जांपल दी। The second point is much research on self-determination theory in OB has focused on cognitive evaluation theory, which hypothesizes that extrinsic rewards will reduce intrinsic interest in a task. When people are paid for work, it feels less like something they want to do and more like something they have to do। वही बात जो कि मैंने आपको कही, यानी कि जब आपने एक एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड जो है एम्प्लॉय को दे दिया, यानी कि आपने उसको उसकी डिमांड से ज्यादा सैलरी दे दी, बट यू आर एक्चुअली गिविंग हिम द टास्क व्हिच ही डज नॉट वांट टू डू, तो उसमें फिर उसकी जो इंट्रिंसिक इंटरेस्ट है, और इंट्रिंसिक इंटरेस्ट हम कैसे डिटरमिन करते हैं, जब the person is enjoying the task, when he wants to feel a sense of achievement in it, और इसके अलावा वही फैक्टर जो कि अभी हमने टू फैक्टर थ्योरी में पढ़े थे कि वो उसमें एक्सेल करना चाह रहा है, वो उसी फील्ड में प्रमोशन चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि उसके काम को एक रिकॉग्निशन दी जाए, उसके काम के साथ एक मीनिंग दी जाए, उसको ऑटोनॉमी दी जाए। लेकिन उसके बरक्स आपके पास एक ऐसा काम है जिसके लिए यू आर बीइंग एक्सट्रिंसिकली रिवॉर्डेड, यानी कि आपको सैलरी उसके लिए ज्यादा दी जा रही है एंड यू एक्सेप्टेड दैट वर्क बिकॉज आपको सैलरी ज्यादा मिल रही थी। ऐसी सूरत में motivation create करना is very difficult because you are just doing the work because you are being paid for it, it is not actually the work that you want to do। जब आप एक ऐसा काम करते हैं which you want to do, तो उसमें फिर आप अपने extrinsic rewards के बारे में नहीं सोचते, उसमें आपका इंटरेस्ट शिफ्ट हो जाता है towards the intrinsic factors। यानी कि वही एग्जांपल अगर मैं कंटिन्यू करूं, लेट्स सपोज आप में से द सेम गाय जिसको फाइनेंस में जॉब मिली एंड इवेंचुअली मतलब उसके पास दो ऑप्शंस आ जाती हैं, ही हैड ऑलवेज वांटेड टू परस्यू अ जॉब विद द एचआर फील्ड एंड ही कम्स अक्रॉस टू अपॉर्चुनिटीज एट अ टाइम, वन इज इन एचआर एंड वन इज इन फाइनेंस। वन इज supposedly इस पेइंग, जो एचआर वाला ऑफिस है वो उसको 50,000 पे कर रहा है, लेकिन जो फाइनेंस वाला ऑफिस है वो उसको 1 लाख पे कर रहा है, या उसको चलो 70, हम ज्यादा नहीं करते, 70,000 पे कर रहा है। सो majority of you, I think you will make the right decision। वो डिसीजन क्या होगी कि आप वो काम को प्रेफर करेंगे जो आप करना चाहते हैं। आप थोड़े से पैसों के पीछे हो सकता है आप उस फाइनेंस की जॉब को छोड़ दें और उस एचआर की जॉब को अपना लें, इफ यू आर नॉट दैट मनी माइंडेड। अगर आपका जो अपना फोकस है वो भी इंट्रिंसिक ग्रोथ पर है, तो आप थोड़े से पैसे छोड़ देंगे एंड यू विल ट्राई टू गेट इनटू द जॉब व्हिच you wanted to do, not the one कि आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन की तरह लगा दी गई। सो कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी इज बेसिकली द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन थ्योरी। और कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी ये कहती है कि जब एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स हम ऑफर करने लग जाते हैं, तो उससे इंट्रिंसिक फैक्टर्स एक काम में रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि फिर आप वो काम सिर्फ उस सैलरी के लिए या उस कंपनसेशन के लिए कर रहे होते हो विच यू आर गेटिंग, विच यू आर बीइंग पेड फॉर, लेकिन उसमें आप एक्सेल नहीं करना चाहते या आप उसमें अपनी करियर ग्रोथ और अचीवमेंट ओरिएंटेशन नहीं देख रहे हो। ठीक है, इस स्लाइड में भी we will be discussing self-determination theory in further detail. When organizations use extrinsic rewards as payoffs for superior performance, employees feel they are doing a good job less because of their own intrinsic desire to excel than because that's what the organization wants.
वही एग्जाम्पल जो कि मैंने अभी आपको दी कि अगर आपकी कंपनी आपको जो है एक अच्छा पे कर रही है, आपको एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड दे रही है फॉर अ जॉब विच यू डिड नॉट एक्चुअली वांट टू डू बट यू जस्ट एक्सेप्टेड बिकॉज यू वर गेटिंग पेड फॉर इट, आप उसमें एक्सेल करने की उस तरीके से कोशिश नहीं करेंगे जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, बिकॉज आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट उस जॉब में नहीं है, लेकिन आपको एक एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड देकर उस काम के लिए आमादा कर लिया गया है। लेकिन आपको एक ऐसी जॉब के लिए मोटिवेट करना is not possible using an extrinsic reward. For example, if you're reading a novel a week before your English literature instructor requires you to, you can attribute your reading behavior to an external source. However, if you find yourself continuing to read a novel a week after the course is over, your natural inclination is to say, I must enjoy reading novels because I'm still reading once a week. इस एग्जाम्पल में ये बताया जा रहा है कि लेट्स सपोज आपकी इंग्लिश लिटरेचर की क्लास है और आपकी जो इंस्ट्रक्टर हैं या टीचर हैं उन्होंने आपको एक नॉवल पढ़ने के लिए दिया, मतलब शी गेव यू एन असाइनमेंट एंड इन दैट यू हैड टू रीड अ नॉवल, बट उसमें अभी एक वीक का टाइम था बट यू स्टार्टेड रीडिंग दैट नॉवल, ठीक है। सो बिकॉज आपने इसलिए पढ़ना शुरू किया बिकॉज योर इंस्ट्रक्टर डिमांडेड दैट यू शुड स्टडी एंड यू वांटेड योर वर्क टू बी डन ऑन टाइम। सो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि आपका बिहेवियर यहाँ पर एट्रीब्यूट किया जा रहा है टू एन एक्सटर्नल सोर्स। द एक्सटर्नल सोर्स इज द डेडलाइन और द टाइम लिमिट विच वाज असाइन्ड टू यू बाय योर इंग्लिश लिटरेचर टीचर। लेकिन इफ यू हैव रेड दैट नॉवल आफ्टर योर कोर्स इज ओवर और उसके बाद भी आप उस नॉवल को पढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इट इज योर पर्सनल टेंडेंसी टू कीप ऑन रीडिंग नॉवेल्स बिकॉज यू आर इंजॉइंग दैट वर्क। द सेम वे जैसे आपको कोर्स की बुक्स अगर कह दी जाएं तो आप उसको आखिरी दिन ही पढ़ेंगे क्योंकि आपको पता है कि अगले दिन आपका पेपर है। सो यहाँ पर योर बिहेवियर इज ड्यू टू द एक्सटर्नल सोर्स एंड दैट एक्सटर्नल सोर्स इज योर पेपर। लेकिन अगर आप पेपर ना होने के बावजूद या क्विज ना होने के बावजूद अपनी बुक्स को ऑन एंड ऑफ रीड करते रहें, लेक्चर्स को रिवाइज करते रहें, so this means that there is a natural inclination in you or there is a natural tendency of yours to stay focused on your studies even though you have your exam or not. Coming to another contemporary theory, goal setting theory. In the late 1960s, Edwin Locke proposed that intentions to work toward a goal are a major source of work motivation. That is, goals tell an employee what needs to be done and how much effort is needed. यानी एडविन लॉक ने ये कहा था कि जो आपकी इंटेंशन होती है towards a goal, कि आप उसको अचीव करना चाहते हैं या आप उस गोल को अचीव नहीं करना चाहते, इज बेसिकली हाउ यू कैन बी मोटिवेटेड फॉर इट। जैसे आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका गोल होगा कि उन्होंने 4/4 सीजीपीए लेना है या उन्होंने 3.5 से एटलीस्ट ज्यादा जीपीए लेना है। सो वो इस गोल को अचीव करने के लिए या इस जीपीए को अचीव करने के लिए जो उनकी एफर्ट्स exert करेंगे, that basically shows that they are motivated towards that goal. वो उस गोल को अचीव करना चाहते हैं और उसी मोटिवेशन की बेसिस के ऊपर they will continue to exert their efforts to achieve that goal. Goal setting theory assumes an individual is committed to the goal and determined not to lower or abandon it. यानी गोल सेटिंग थ्योरी ये कहती है कि एक एम्प्लॉय या एक इंडिविजुअल अगर अपने गोल से कमिटेड है, सो वो उसको ना उसकी इंपॉर्टेंस में कमी करेगा और ना ही वो उसको छोड़ेगा, बल्कि ही विल बिलीव, ही विल हैव कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ दैट ही इज गोइंग टू वर्क एंड ही इज गोइंग टू अचीव दैट गोल। और दूसरी बात ये है कि उसकी इंटेंशन है, एक उसको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर और दूसरा उसका मकसद है कि उसने ये काम करना है। जब जैसे कभी आपका भी होता होगा, जो स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं एक्सेल करना इन स्टडीज, वो उनको कॉन्फिडेंट होता है अपने ऊपर, वो क्योंकि एफर्ट कर रहे होते हैं। जब पेपर आता है तो वो उस तरीके से परेशान नहीं हो जाते पेपर देकर जिस तरह के एक ऐसा स्टूडेंट परेशान होता है जिसने पढ़ाई की ही ना हो। और वो क्यों ये एफर्ट कर रहे होते हैं? बिकॉज वो इस गोल को अचीव करना चाहते हैं। सो गोल सेटिंग थ्योरी ये कहती है कि एक इंसान और एक इंडिविजुअल या एक एम्प्लॉय उसी सूरत में कमिट हो सकता है टू द गोल जब वो उसके लिए उसको कॉन्फिडेंस भी हो खुद पर और वो उसको फुलफिल करने के लिए एफर्ट्स भी कर रहा हो, वो उसको अचीव करने के लिए एफर्ट्स कर रहा हो। और इसी तरीके से यू कैन मोटिवेट दैट पर्सन। जब आप एक गोल की इंपॉर्टेंस एक एम्प्लॉय के अंदर डालेंगे तो फिर this is the way that you can force or you can actually stimulate that person to put extra efforts into that work.
जी, नाउ दिस स्लाइड इज आल्सो अबाउट द गोल सेटिंग थ्योरी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने रखा गया है, व्हाई आर पीपल मोटिवेटेड बाय डिफिकल्ट गोल्स, यानी कि अगर काम इतना मुश्किल है, गोल इतना मुश्किल है, तो व्हाई डू पीपल वांट टू डू इट, वो क्यों करना चाहते हैं, व्हाई आर दे मोटिवेटेड, वो क्यों नहीं मुश्किल काम से अपनी जान छुड़ा के भाग जाते हैं। फिर उसके लिए 3 रीजंस जो है वो यहाँ पर मेंशन हुए हुए हैं, जिनमें पहला है चैलेंजिंग गोल्स गेट आवर अटेंशन एंड दस टेंड टू हेल्प अस फोकस। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके सामने जब कोई डिफिकल्ट गोल या डिफिकल्ट टास्क रखी जाती है तो वो एकदम से परेशान हो जाते हैं, एंड दे जस्ट टेंड टू बैक आउट, या कुछ होते हैं वो कहते हैं अच्छा चलो मैं थोड़ी थोड़ी कोशिश करता हूँ, हो गया तो हो गया, नहीं तो ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। लेकिन हम में से कुछ ऐसे भी बहुत कम लोग होंगे जो कि उस डिफिकल्ट गोल को या डिफिकल्ट टास्क को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करते होंगे और कहते होंगे कि मैं इसको करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी। सो ये फर्स्ट रीजन एक्चुअली उन्हीं स्टूडेंट्स के या उन्हीं लोगों के बारे में है। Second point is the difficult goals energize us because we have to work harder to attain them. Do you study as hard for an easy exam or you do for a difficult one? Probably not. तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब हमारे पास कोई मुश्किल काम होता है या डिफिकल्ट गोल होता है तो हम उसके लिए एफर्ट्स भी ज्यादा करते हैं, वी मल्टीप्लाई आवर एफर्ट्स टू अचीव दैट गोल। बेसिकली हमारी एफर्ट्स एकदम से एनर्जाइज हो जाती है। वही बात एक एग्जाम्पल आपके सामने जो है यहाँ मेंशन हुई हुई है, एक इजी एग्जाम की और एक डिफिकल्ट वन की। अगर मैं आपका कोई क्विज लूं क्लास में तो प्रोबेबली उसके लिए आप इतनी तैयारी नहीं करोगे जितनी आप फाइनल एग्जाम के लिए करोगे, बिकॉज फाइनल एग्जाम इज a difficult one as compared to the quiz which is an easy exam. So this means that difficulty level के साथ साथ आपकी amount of effort also increases. Third point, when goals are difficult, people persist in trying to attain them. यानी कि जब goals मुश्किल हो तो कुछ लोग persistence के साथ रहते हैं। persistence का मतलब है they keep on trying, वो हिम्मत नहीं हारते। they keep on trying and they try to fulfill that task and achieve that goal. एग्जाम्पल लेते हैं एक बहुत ही इजी सी थर्स्टी क्रो की कहानी, आप प्यासा कौवा की कहानी आप सबने सुनी होगी, जिसमें वो कौवा प्यासा था और काम उसके लिए बहुत मुश्किल था, बिकॉज पानी जो है वो उस बर्तन में बहुत नीचे था जहां तक उसकी बीक पहुंच नहीं सकती थी, लेकिन वो कोशिश करता रहा। वो पेबल्स उसमें डालता गया जब तक कि वो पानी ऊपर तक नहीं आ गया। अगर वो कौवा परसिस्टेंट ना होता तो वो अपना वो पानी पीने का गोल अचीव ना कर सकता। ऑल्दो द गोल वॉज वेरी डिफिकल्ट बट द क्रो स्टिल ट्राइड, ही केप्ट ऑन ट्राइंग। सो इसी तरह थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पर वो यही बात कर रहे हैं कि अगर लोग परसिस्टेंट रहेंगे, अगर people will try, they will continuously put in efforts, so this means that then the goal is achievable. Finally, difficult goals lead us to discover strategies that help us perform the job or task more effectively. इसी एग्जाम्पल को, प्यासे कव्वे की एग्जाम्पल को मैं दोबारा यहाँ पर देती हूँ कि उसने क्या स्ट्रैटेजी डिस्कवर की। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं पत्थर डाल डाल के पानी को ऊपर करूंगा और फिर पानी पीऊंगा। वो हमेशा अपनी बीक से पानी को पी रहा होता होगा, ठीक है, और वो पानी उसकी बीक के पहुंच में होता होगा। पर जब आपके पास एक मुश्किल काम आता है तो आप नए तरीके ढूंढते हैं, आप नए स्ट्रैटेजीज डिस्कवर करते हैं ताकि आप उस काम को अच्छे तरीके से कर सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट द गोल सेटिंग थ्योरी, जिसमें आपको ये बता रहे हैं कि अगर द गोल इज सो डिफिकल्ट देन व्हाई पीपल वांट टू डू इट एंड व्हाई वुड पीपल बी मोटिवेटेड टू डू इट। तो उसका सबसे पहला रीजन ये है कि एक कभी कभी पीपल दे टेक द डिफिकल्ट गोल एज अ चैलेंज। Secondly, when the goal is difficult, it actually energizes them because they have to put in extra efforts. Thirdly, when goal is difficult, people continuously try to put in their efforts so that they can achieve that goal. And finally, with this, आप नई strategies discover कर सकते हैं. That is, you can be more creative and you can work more innovatively. Evidence strongly suggests that specific goals increase performance, that difficult goals, when accepted, result in higher performance than do easy goals, and that feedback leads to higher performance than does non-feedback. अब यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि जब आपको डिफिकल्ट गोल्स दिए जाते हैं और आप उसको एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इवेंचुअली आपकी परफॉर्मेंस उनमें उनसे ज्यादा होती है जिनको आप इजी गोल समझ रहे होते हैं। जैसे यूजुअली आप में से फाइनल्स में कुछ स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की होती है, तैयारी की होती है, तो दे आर एबल टू स्कोर बेटर ग्रेड्स एज कम्पेयर टू द क्विजेज जिनको वो इतनी लिफ्ट नहीं कराते और बगैर
तैयारी के ही दे देते हैं। सो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि अगर आप एम्प्लॉयज को डिफिकल्ट गोल्स, मतलब हर एम्प्लॉय डिफिकल्ट गोल से मोटिवेट नहीं होगा, वो आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन से ऐसे आपके एम्प्लॉयज हैं जो कि बैकआउट कर जाते हैं या जो एकदम से इमोशनली इनस्टेबल है और वो बिल्कुल ही जो है गिव अप कर देते हैं। सो यू हैव टू सॉर्ट आउट दोज पीपल जिनमें इमोशनल स्टेबिलिटी होगी और आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं by giving them responsibility and difficult goals, and eventually they will show you higher and better performance.